ब्रेस्ट फीडिंग। सो ब्रेस्ट फीडिंग के बेसिक्स देखते हैं पहले। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब की जानी चाहिए? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दी जानी चाहिए, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द बर्थ। एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कब तक की जानी चाहिए? 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जानी चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है, इवन वाटर भी नहीं देना है बच्चे को अलग से, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ही वाटर होता है। 88% वाटर होता है ब्रेस्ट मिल्क में ऑलरेडी। देन उसके बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब 6 मंथ्स के बाद होती है, तब 6 मंथ्स तक की जाती है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है? कम्प्लीमेंट्री फीड्स दी जाती है बच्चों को, तो वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है उसके बाद फिर सफिशिएंट नहीं हो पाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए जिसकी बच्चे को ज़रूरत होती है। देन कम्प्लीमेंट्री फीड्स में पहले सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस दिए जाते हैं एंड उसके बाद में सॉलिड सब्सटेंसेस दिए जाते हैं। तो ऐसे कंटिन्यू किया जाता है और ब्रेस्ट मिल्क फिर भी कंटिन्यू किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स के साथ 2 साल तक के बच्चों के लिए। देन मैटरनल रिफ्लेक्सेस कौन से हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट करते हैं? एक तो है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स। तो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स जो है ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, यानी कि गैलेक्टोपोएसिस कराता है, और ये नाइट टाइम पे एक्टिव रहता है, बल्कि नाइट टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहता है वो, और इसीलिए मदर को नाइट फीड्स स्किप नहीं करनी चाहिए जिससे कि ये रिफ्लेक्स मेंटेन रहे। देन सेकेंड ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स होता है, ये मायोएपिथेलियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है और इजेक्शन कराता है, यानी कि कैरेक्टोकाइनेसिस कराता है। तो ये हर टाइम पे एक्टिव रहता है ये वाला रिफ्लेक्स, और ये अफेक्टेड रहता है मैटरनल इमोशंस से। तो मैटरनल इमोशन से ये अफेक्ट होता है। अगर मदर का मूड ख़राब है तो फिर ये रिफ्लेक्स कम आएगा, इस तरीके से ये अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट है नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। तो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस में पहला है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? ये इनिशिएशन ऑफ फीडिंग के टाइम पे आता है। तो बेबी जो है अपना हेड टर्न कर लेता है टूवर्ड्स द स्टिमुलस, तो ये फीडिंग के इनिशिएशन में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है सकलिंग एंड स्वालोइंग रिफ्लेक्स। तो सकलिंग एंड स्वालोइंग रिफ्लेक्स कब आता है? जब निपल टच करता है बेबी के पैलेट को और बेबी स्टार्ट करता है सकिंग, तो उसको सकलिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। एंड स्वालोइंग रिफ्लेक्स क्या होता है? जब बेबी का माउथ फुल हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क से, तो फिर वो स्वालो करना शुरू करता है, उसको स्वालोइंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो सकिंग, स्वालोइंग, ब्रीथिंग, इस तरीके से एक साइकिल चलता है। और ये साइकिल क्यों चलता है? जिससे कि एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सके, ब्रेस्ट मिल्क का एस्पिरेशन ना हो। तो सक, स्वॉलो, ब्रीथ साइकिल जो होता है ना, वो 1 सेकेंड का होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। देन लैच ऑन पोजीशन क्या होता है? एक तो जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं तो मदर का दोनों हैंड सपोर्ट करता है बेबी को। एक हैंड जो रहता है बॉडी के ऊपर रहता है एंड दूसरा हैंड जो रहता है वो बेबी के शोल्डर के ऊपर रहता है। तो दोनों हाथ से ऐसे सपोर्ट करना होता है। देन लैच ऑन पोजीशन करेक्ट क्या होती है? लैच ऑन पोजीशन मतलब कि गुड अटैचमेंट है, उसका साइन होता है लैच ऑन पोजीशन। तो गुड अटैचमेंट के साइंस क्या होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं उसके? लैचिंग बोल सकते हैं गुड अटैचमेंट को। तो उसके फर्स्ट फीचर है कि माउथ वाइड ओपन रहेगा बेबी का। दूसरा, बेबी का लिप्स का इवर्जन हो जाएगा। तीसरा क्या होगा कि चिन टच करेगी मदर की ब्रेस्ट को। और चौथा क्या है कि निपल और एरियोला दोनों माउथ के अंदर रहेंगे। अपर एरियोला विजिबल हो सकता है बट लोअर एरियोला जो है वो पूरी तरीके से बेबी के माउथ के अंदर रहता है। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ब्रेस्ट मिल्क के? फर्स्ट इम्यूनोलॉजिकल होता है एंड सेकेंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल एडवांटेजेस क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क के? फर्स्ट, प्रीडोमिनेंट जो इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, जो कि सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है मेनली। देन अदर्स क्या है इम्यूनोलॉजिकल एडवांटेजेस में? प्लैब के निमोनिक से हम इसको याद कर सकते हैं। पी से क्या है? पाबा है, दैट इज़ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो इसमें लो लेवल ऑफ पाबा होता है ब्रेस्ट मिल्क में, जो कि अगेंस्ट मलेरिया इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, मतलब मलेरिया इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो मलेरिया पैरासाइट है उसको पाबा की ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन के लिए, और इसका अमाउंट कम रहता है इसलिए उसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए मलेरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट
प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। देन एल से है लैक्टोफेरिन, तो लैक्टोफेरिन ई कोलाई इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। देन ए से है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। देन बी से है, दो चीज़ें हैं इसमें, बाइफिटस फैक्टर है एक तो जो कि ई कोलाई इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, एंड सेकेंड है बाइल सॉल्ट स्टिमुलेटेड लाइपेज जो कि जियार्डिया इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट बायोएक्टिव फैक्टर्स है ब्रेस्ट मिल्क में, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो EGF होता है, दैट इज़ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एंड सेकंड होता है TGF बीटा, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। तो ये दोनों ही फैक्टर्स क्या क्या फंक्शन करते हैं? एक तो ये करते हैं कि वो इंटीग्रिटी या मैच्योरिटी बढ़ाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एपिथेलियम की, एंड दूसरा वो एलर्जी के रिस्क को कम करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ है ब्रेस्ट मिल्क की। तो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? एक तो न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है ये देखते हैं, तो 67 किलो कैलोरी मिलता है पर 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क में। देन नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट कितना रहता है? 6 to 7 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट रहता है, जो कि काऊ या बफेलो मिल्क के कंपैरिजन में हाई है। तो मेजॉरिटी जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, वो मतलब कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिकली कौन सा प्रेजेंट होता है मेजॉरिटी अमाउंट में? लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, एंड लैक्टोज लैक्टेज की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, एंड जो गैलेक्टोज रहता है ना वो फर्दर फिर ग्लूकोज में वापस से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है ब्रेस्ट मिल्क में। देन लैक्टोज क्या हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोफेरिन में हेल्प करता है। तो लैक्टोफेरिन के प्रोडक्शन से वो हो जाता है, प्रिवेंशन होता है अगेंस्ट द ई कोलाई इन्फेक्शन, ये हमने यहाँ पे देखा था। एंड एक और चीज़ जो उसका फंक्शन होता है लैक्टोज का, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कॉलोनाइजेशन को बढ़ाता है, जो कि अगेन इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं दिया जाता है बच्चे को, तो फिर ये कहा जाता है कि मदर को उसके इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए ये कहा जाता है कि अदरवाइज़ जो बेबी है वो ई कोलाई या दूसरे इन्फेक्शन के बैक्टीरिया से कॉलोनाइज हो सकता है, जबकि ब्रेस्ट मिल्क अगर देंगे तो वो लैक्टोबैसिलस से कॉलोनाइज होगा, मतलब गुड बैक्टीरिया से कॉलोनाइज होगा। एंड बेबी को लॉट ऑफ ग्लूकोज मिलता है ब्रेस्ट मिल्क से, क्योंकि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। देन गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, दैट इज़ GOS। इसका क्या रोल होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, यानी कि माइलिनेशन कराता है, और ये हेल्प करता है इसलिए ब्रेन ग्रोथ में। देन नेक्स्ट फैट प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहता है? 3.5 to 4 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट रहता है, और ऑलमोस्ट सेम ये काऊ मिल्क में भी प्रेजेंट रहता है जितना इसमें प्रेजेंट है ब्रेस्ट मिल्क में। देन ब्रेस्ट मिल्क रिच होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में। तो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो ARA दैट इज़ एरिकेटोनिक एसिड, एंड सेकेंड DHA दैट इज़ डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। एंड ये दोनों ही जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो फेवर करते हैं ब्रेन ग्रोथ को। नाउ नेक्स्ट प्रोटीन प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, ये 0.9 से 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है, और ये जो अमाउंट है वो 3 times लेस देन काऊ मिल्क होता है, मतलब प्रोटीन काफ़ी कम प्रेजेंट होता है। हालांकि इसकी क्वांटिटी कम होती है प्रोटीन की, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ब्रेस्ट मिल्क में। नाउ ब्रेस्ट मिल्क और काऊ मिल्क में क्या डिफरेंस होता है? तो प्रोटीन का ही मेन डिफरेंस है। ये जो ब्रेस्ट मिल्क है इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना वो वे प्रोटीन होता है, तो वे प्रीडोमिनेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क, एंड जो काऊ मिल्क होता है उसमें कैसीन प्रीडोमिनेंट होता है। तो वे इस टू कैसीन का जो रेशियो है वो ब्रेस्ट मिल्क में होता है 60:40, एंड जबकि काऊ मिल्क में जो वे इस टू कैसीन का रेशियो है वो 20:80 रहता है। मतलब जो कैसीन है वो 4 times रहता है वे के। तो वे प्रोडोमिनेंट रहता है, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन इजीली डाइजेस्टिबल होता है, जबकि काऊ मिल्क में केसिन प्रोटीन होता है जो कि पुअरली डाइजेस्टिबल होता है। और केसिन प्रोटीन पुअरली डाइजेस्टिबल होता है, इसकी वजह से कोएगुलेशन हो जाता है इंटेस्टाइन में,
और वो फिर कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है। साथ में काऊ मिल्क में एलर्जी की रिस्क ज़्यादा होती है, दैट इज़ CMPA की मेनली रिस्क होती है, दैट इज़ काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। जबकि ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन ये सब प्रोटीन पाए जाते हैं, वे प्रोटीन, एंड ये प्रमोट करते हैं ब्रेन ग्रोथ को। एंड ब्रेस्ट मिल्क में अमीनो एसिड्स भी पाया जाता है, टॉरिन और सिस्टीन जैसे अमीनो एसिड्स, जो कि प्रमोट करते हैं ब्रेन ग्रोथ को। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं ब्रेस्ट मिल्क को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।